एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जो मैंने सीरीज शुरू की है। कौन सी? भूल ना जाना। भूल ना जाना क्यों? क्योंकि भूलने नहीं दूंगा। जिस भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ब्रेन में बिठाकर ही रखना है और जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या अपने एग्जाम्स में आपके सामने जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ते कुछ बातें, क्या ज्यादातर ऐसी बातें होती हैं चैप्टर की, जिन बातों को आप भूल जाते हो। अरे यार, इसका ट्रीटमेंट क्या था, समझ नहीं आ रहा भाई, कैसे करूं। यहाँ तो रेशो ऐसे दे रखे हैं, यहाँ ओल्ड रेशो तो है ही, लेकिन ओल्ड रेशो के आगे नए पार्टनर का शेयर ही गिवन नहीं है, तो उस केस में यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करूंगा। मुझे पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं, लेकिन न्यू रेशो को कैसे कैलकुलेट करूं। अगर रेशो ऐसे थे, किसी पार्टनर का एक शेयर माइनस में आ गया, तो माइनस में आने के बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक पार्टनर को मैं जानता हूं कि यार जिसका माइनस में आ रहा है वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, लेकिन उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं। भाई बुद्धि खराब हो रही है यार। तुझे आता है, अड़ोस पड़ोसी से पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन पूछ थोड़ी पाओगे। तो आज की इस वीडियो में ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट करूंगा। ये जो बीमारी है अरे यार वाली, आज की इस वीडियो के थ्रू इस बीमारी को आप सॉर्ट आउट करोगे। आज की वीडियो में लाया हूं एडमिशन चैप्टर, राइट। इश्यू ऑफ शेयर में किन किन पॉइंट्स में अटकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में किन किन पॉइंट्स पे अटकते हो, किन किन बातों में अटकते हो, ऑलरेडी भूल ना जाना या भूलने नहीं दूंगा। ठीक, ये ऑलरेडी वीडियोस आपके सामने ला चुका हूं, इशू ऑफ शेयर और कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जरूर देख लेना उन वीडियोस को, और अपने एग्जाम्स देने से पहले रात के टाइम भाई साहब जरूर देख लेना। और मेरी ये वीडियो जो देखोगे, भूलने नहीं दूंगा। इन वीडियोस में मैं जिन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको रिकॉल कराऊंगा, उन्हें अपने एक रजिस्टर के पेज पे लिख जरूर लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 या 3 पेज से ज्यादा तुम्हारा पेज नहीं यूज करवाएंगी। तो अगर 2 पेज या 3 पेज आपने लिख लिए, और लिखने के बाद अगर आपने उन्हें दिमाग में प्रॉपर्ली बिठा लिया, फोन में फोटो लेके रख लेना, और भाई किसी भी टाइम सोते वक्त या बाहर जब भी आपकी इच्छा हो, या जब भी आप कुछ भूल भी जाओ, तो तुरंत उन्हें देख लेना, राइट। तो आज की इस वीडियो में, जिस वीडियो का नाम है भूलने नहीं दूंगा, इस वीडियो में स्टार्ट करता हूं एडमिशन चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ब्रेन में बिठाकर रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना। आपके सामने आपका अकाउंट्स का जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, राइट, उस क्वेश्चन पेपर में पार्टनरशिप में इकलौता एक ऐसा चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट। पूरी के पूरी अकाउंट्स में 2 ही चैप्टर हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर। ये दोनों के दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिन चैप्टर्स में से भर के पूछा जाता है, और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर ही आपके 20-22 नंबर बड़े प्यार से दिलवा देते हैं, राइट। इश्यू ऑफ शेयर में भी क्या भूलने नहीं दूंगा उन सब बातों को। कौन सी बातों को? जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में समझाऊंगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से रिलेवेंट आपके सामने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक तो फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है या आ सकता है, तीसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये भी सारी की सारी बातें उसी चैप्टर में शामिल हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अलग अलग नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जिसे आप ऑलरेडी चेंज इन PSR में सीख के आ चुके हो। तो इन सभी बातों से रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट।
उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप जब करना शुरू करते हो तो आप पहली लाइन पढ़ते हो, हाँ यार समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, धीरे 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 लाइन पढ़ते 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 कभी कभी ऐसा फील होता है यार ये लाइन आ गई, ये मैंने करा तो था, हाँ यार मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, सर ने समझाए थे, मैंने सीखे थे, रजिस्टर में भी लिख लिए थे, लेकिन मैं भूल गया यार, कैसे कैसे करेंगे भाई, बुद्धि खराब हो जाती है। तो ये बुद्धि खराब नहीं करनी। अगर पेपर में बुद्धि खराब हो गई तो आपका टाइम जरूर वेस्ट करेगी। एक क्वेश्चन बुद्धि खराब कर देगा, वो टाइम वेस्ट कर देगा, उसका इंपैक्ट अदर क्वेश्चंस पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो बुद्धि ही नहीं खराब करने देनी मैंने, राइट। तो मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी बात है, आपके ब्रेन में पहले से ही होता है कि ओल्ड रेशियो गिवन होंगे, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, न्यू रेशियो निकालने हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1, रिमेनिंग शेयर ऐसे ऐसे आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाते हैं। बहुत आसान है। ऐसी बातों को बच्चा भूलता थोड़ी है भाई, ये तो एडमिशन चैप्टर का ABCD है। अब बच्चा भूलता कहां है? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, उसके बाद कुछ लाइंस ऐसी ऐसी आ जाती हैं क्या कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जो एडमिट हो रहा है उसके पास जो उसका शेयर है वो शेयर ही उसने ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया है। तो ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया है या ओल्ड पार्टनर के शेयर का इतना शेयर एक्वायर किया है, यहां मेन क्या पेच अटकता है। अगर नए ओल्ड पार्टनर से इतना शेयर लिया है तो आपके दिमाग में होना चाहिए भैया ये तो साफ साफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो करो, सीधा सीधा आंसर आएगा। लेकिन नए पार्टनर का शेयर ही गिवन नहीं है, या मैं आपसे ये कह दूं कि नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है, वो ओल्ड पार्टनर से शेयर ले रहा है, लेकिन वो शेयर जो ले रहा है वो अपने शेयर का समथिंग शेयर ले रहा है। तो हमेशा से याद रखना, जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि नए पार्टनर के थ्रू ओल्ड पार्टनर से इतना शेयर लिया जा रहा है, वो भी अपने शेयर का कुछ पार्ट लिया जा रहा है, तो उस केस में हमेशा से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब बातों को ब्रेन में बिठा लेना, राइट। अब अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है तो ज्यादातर 99 का 100% क्वेश्चन में यही होगा कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो गया, उसका शेयर गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर का इतना शेयर नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर दिया या सेक्रीफाइस कर दिया। सरेंडर कर दिया या सेक्रीफाइस कर दिया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगेन मल्टीप्लीकेशन की जाएगी। आपके सामने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और आगे चल के एक लाइन आ जाती है कि ओल्ड पार्टनर्स तो फ्यूचर में प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना चाहते थे, ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है एक्स और वाई का, जेड एडमिट हो गया, जेड का शेयर 1/5 है, आगे चल के एक लाइन आ गई कि यार जेड तो एडमिट हो रहा है लेकिन एक्स और वाई इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने प्रॉफिट को इक्वल बांटने के लिए, वो तो फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:1 में बांटेंगे। ये लाइन आ गई, तो उस केस में क्या करोगे आप खुद सोचो। कहीं पे भी क्वेश्चन में सरेंडर या सेक्रीफाइसिंग वाली बातें गिवन नहीं है, तो उसका तरीका क्या होगा? तरीका वही होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1। नए पार्टनर इतना शेयर ले गया तो आप नया पार्टनर इतना ले गया, तो जो आप रिमेनिंग निकालते हो कि नए पार्टनर का तो शेयर मान लो 1/5 या जो भी कुछ है, तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा उस रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई किससे करोगे? वो ओल्ड रेशियो जो इक्वल है उनसे मत कर देना भाई। जो फ्यूचर में एक्स और वाई जो प्रॉफिट को बांटना चाहते थे 3:1 में, राइट, तो 3/4 की मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग से, 1/4 की मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग शेयर से, तब जाके क्या आएगा? एक्स और वाई का न्यू रेशियो। तो इन सभी बातों को प्रॉपर्ली दिमाग के अंदर बिठा के चलना। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं, जेड एडमिट हो गया, जेड एडमिट हुआ अपने साथ एक्स वो किसी पी को भी लेके आ गया, जेड आया अपने साथ पी को भी लेके आया, उस केस में न्यू रेशियो निकालना है।
तो आपको पता होना चाहिए, यहीं पे ही पेच फंसता है कि यार यहाँ तो दो पार्टनर एक साथ आ रहे हैं, डजंट मैटर, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1, z गेट्स इतना, p गेट्स इतना, सो द रिमेनिंग इज 1 माइनस z का भी शेयर, p का भी शेयर, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना ओल्ड रेशियो से। अब मैं आपसे एक चीज और कहता हूं कि x y z तीन पार्टनर हैं, p एडमिट हो रहा है, लेकिन z के शेयर के लिए कहा गया कि z अपना शेयर रिटेन रखना चाहता है बिजनेस में। रिटेन शब्द जब भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाए, तुरंत दिमाग की बत्ती जला लेना। एक्स और वाई को ही ओल्ड पार्टनर कंसीडर करना, जेड को कंसीडर्ड ही मत करना। राइट मैं क्या कहना चाह रहा हूं 3:2:1 इनके शेयर हैं, पी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के साथ में, Z अपने इस ओरिजिनल शेयर 1/6 को रिटेन करना चाहता है बिजनेस के अंदर। तो उस केस में जब न्यू रेशो निकालोगे, तो न्यू रेशो निकालने के लिए जो आप रिमेनिंग शेयर निकालते हो, तो 1 में से 1/6 माइनस कर देना, 4/6 आ जाएगा। और इस 4/6 की जब मल्टीप्लाई करोगे x का न्यू रेशो निकालने के लिए, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करना। यहां पेच अटकेगा कि जी डेनोमिनेटर में 3/6 लूं या 3/5 लूं, यहां तुम अटकोगे। और अगर यहां अटक गए तो भाई क्वेश्चन तो गया। क्वेश्चन गया का मतलब ये है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। राइट इसीलिए कह रहा हूं भूलने नहीं दूंगा। तो 3/5 की मल्टीप्लाई करना 4/6 से, 2/5 की मल्टीप्लाई करना 4/6 से। राइट मैं भूलने तुम्हें दूंगा ही नहीं। मैं सारे के सारे चैप्टर्स की ये वीडियो लाता चला जाऊंगा। ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के वन शॉट ला चुका हूं। वन शॉट में बिंदास से बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये जो ज्ञान दे रहा हूं सारा वन शॉट में दे चुका हूं, लेकिन यहां तो क्या है, भूलने नहीं दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए तुमसे कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं बातों में ही आप अटकते हो, इन्हें भूल ना जाना। राइट यहां तक की बात क्लियर है? तो ये जो मैंने आपके सामने अभी बात बोली है, ये मैं ऑलरेडी आपको यहां समझा चुका हूं अपने वन शॉट में। आर और टी दो पार्टनर है, दोनों के रेशो इतने, एस ने पार्टनरशिप हमको ज्वाइन करा, आर सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/4, टी सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/5। तो यानी आर सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, तो आर का शेयर कितना है 3/5। तो 3/5 की मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आर आ जाएगा। टी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5, तो टी का शेयर कितना है 2/5। तो टी अपने शेयर का 1/5 कर रहा है, तो 2/25 आ जाएगा। अब यहां पे इस बात को भी जरूर याद रखना, ये आया है 2/25, ये आया है 3/20। डेनोमिनेटर सेम नहीं हो रहे, तो डेनोमिनेटर भी सेम होने चाहिए, तो इन बातों को याद रखना। राइट न्यू रेशो निकालना है, एस के फेवर में किया है, तो एस का न्यू रेशो आर का सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस टी का के सैक्रिफाइसिंग रेशो, आर और टी के सैक्रिफाइसिंग रेशो का सम कर देना, एस का न्यू रेशो आ जाएगा। तो इन बातों को जरूर याद रखना। ये सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ए और बी तो पार्टनर है, सी 1/4 शेयर के साथ एडमिट हो रहा है, लेकिन हाँ ए और बी तो फ्यूचर में 2:1 में बांटना चाहते हैं। तो जो मैंने अभी अभी आपके सामने बात बोली है वो इसी क्वेश्चन में ही अप्लाई होगी। तो ओल्ड रेशो 1:1 है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई मत कर देना रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग जो आएगा 1 - 1/4 3/4, 3/4 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे। ए का न्यू रेशो आएगा 3/4 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे, बी का न्यू रेशो आएगा। तो इन सब बातों को जरूर याद रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जी इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करा दो, तो भाई मेरा वन शॉट देख लेना। वन शॉट में ये सारा का सारा ज्ञान दे रखा है। अगेन यही वाले क्वेश्चन आ गए, सी एक्वायर करता है ए से अपने शेयर का, अब सी अपने शेयर का 1/5 ले रहा है, तो सी का तो शेयर ही कितना है 1/5। तो सी ने ए से लिया, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 इंटू 1/5 1/25। अगेन कह रहे हैं कि सी ने बी से अपने शेयर का 4/5 लिया, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 इंटू 4/5, 4/25। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का सम 1/25 प्लस 4/25 5/25 1/5, ये 1/5 सी के शेयर के इक्वली आएगा भाई। ये हकीकत बात है। ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सम नए पार्टनर के शेयर के इक्वल जरूर होगा। क्रॉस चेक कर लेना।
क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना भी मैंने तुम्हें अभी हाथों हाथ बता दिया, इसीलिए कह रहा हूं भूलने नहीं दूंगा। इन बातों को तो दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के और भी ये जो गिफ्ट वाला केस है इसका भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। अब आगे चलते हैं कौन सी वाली बात पे, प्रीमियम फॉर गुडविल। आपके सामने मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज याद कर रखी हैं सर जी, हम तो बिल्कुल घर से टनाटन तैयारी करके आए थे, लेकिन वहां क्या होगा, आपके सामने गुडविल ऑफ द फर्म होगी। अब गुडविल ऑफ द फर्म होगी तो आपको पता होना चाहिए कि यार गुडविल ऑफ द फर्म है तो यानी नए पार्टनर का शेयर कैसे आएगा। नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई कर देना गुडविल ऑफ द फर्म से, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल जायज बात है। अब अगर नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ही ना हो तो उसे कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो का समेशन ही नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के इक्वल होता है, राइट। तो इन सब बातों को जरूर याद रखना। आगे चलो, नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट लाया जाता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा जाता बाबू। अब अगर न्यू रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है कि जो उनके रेशियो है वो उसी रेशियो में ही अपने गुडविल को क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, राइट। यानी गुडविल कह रहा हूं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे, राइट। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन होते हैं। अब जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नया पार्टनर गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, आपने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट भी डाल दिया। लेकिन जो दूसरी एंट्री पास करते हो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस बात को भूल ना जाना बाबू, प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट तो डेबिट करोगे ही करोगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल पहले से ही लिख देते हो ना क्रेडिट, यानी कि जिसमें आप ओल्ड पार्टनर्स को ही लिखते हो क्रेडिट साइड में, ये गलती मत कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो कर दिया, थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस, थोड़ा सा खैर क्या अच्छा खासा स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना। क्या पता किसी एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त गेनिंग रेशियो निकल के आ जाए। आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है जी, हम तो जानते थे, प्लस में आ रहा है, लेकिन यार एक आंसर का माइनस में आ गया, मतलब भूल गया। माइनस का मतलब क्या होता है, भूल ना जाना बाबू। अगर भूल गए तो पड़ोसियों की ही शक्ल देखनी पड़ती है, पड़ोसी नहीं भूल रहा, पड़ोसी सटासट कर रहा है, तुम भूल गए तो क्या बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती, गजब बेइज्जती है भाई, सुनिए मीम्स, गजब बेइज्जती है भाई, तो ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। तो माइनस में आंसर आने का मतलब है गेनिंग रेशो आ गया, गेनिंग रेशो आ गया, बल्कि गेनिंग रेशो भी ना देना, उसे नाम देना गेनिंग फ्रैक्शन का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, यही वाला क्वेश्चन है भाई, यही वाला वो वाला क्वेश्चन है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, इसे भी वन शॉट में मैंने इन सभी क्वेश्चन को समझाया हुआ है। तो मैं तुमसे ये चीज कहना चाह रहा हूं, किसी एक पार्टनर का शेयर आ रहा है 3/15 प्लस के, एक का आ रहा है 2/15 प्लस के, और तीसरे का आ रहा है माइनस का 5/15। तो ये जो माइनस का आ रहा है ये गेनिंग फ्रैक्शन माना जाता है 5/15। तो जैसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त किसी भी एक पार्टनर का शेयर माइनस में आ जाए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, और ये गेनिंग पार्टनर बन गया तो अब तो इसको डेबिट करा जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस पार्ट, मान लो ये सी है तो सी करंट अकाउंट डेबिट, राइट। जब भी किसी एक पार्टनर का आंसर डेबिट साइड में आ जाए उसका ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से करते हैं, इस बात को याद रखना, गेनिंग पार्टनर का। तो उस केस में क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और उसके साथ साथ ये भी केस आ जाएगा कि कोई एक पार्टनर क्या है, एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ एक और केस आ जाएगा कि एक पार्टनर क्या एलिजिबल नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को लाने के लिए। तो अनेबल वाले केस में भी करंट अकाउंट के साथ ही एडजस्टमेंट किया जाता है, इस बात को जरूर याद रखना। जिसका भी ये अगर आंसर माइनस में आ जाए तो माइनस वाले नाम को करंट अकाउंट से ही लिख लेना, क्योंकि डैम श्योर उस क्वेश्चन में फिक्स
कैपिटल अकाउंट मेथड का जिक्र किया जाएगा। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का जिक्र किया गया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी करंट के नाम से ही डाला जाएगा। ये भी सुन लो, मेरे दिमाग में अभी भी बात आ गई। अगर क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो इस बंदे को भी करंट के नाम से डालोगे, डेबिट करोगे, और जो रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर है, जो जिनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, उनका भी आंसर टू करंट अकाउंट के नाम से आएगा। लेकिन अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, उस केस में आप इसे कैपिटल के नाम से डाल सकते हो। कैपिटल के भी नाम से डाल सकते हो, करंट के भी नाम से डाल सकते हो, ये स्पेशली कह रहा हूं। अब और मेरी बात सुन लेना, अगर इसे करंट के नाम से डालते हो तो इसे कहां रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं, आपने एंट्री पास कर दी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यहां अमाउंट लिख दिया 20,000, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 15। आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो कैपिटल का, मेथड फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां अगर ये गेनिंग वाला बंदा है तो आप चाहो तो इसे कैपिटल के नाम से भी डाल सकते हो, मैं स्पेशली कह रहा हूं। अदरवाइज अगर करंट के नाम से डालोगे तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि मेरी मानो तो एक काम करना, आप कैपिटल के नाम से डालना, करंट के नाम से डालना ही मत। सीधा सीधा एक ही चीज दिमाग के अंदर बिठा लो कि जी अगर अनेबल वाला केस होगा तो ही मैं करंट के नाम से डालूंगा, अदरवाइज मैं तो कैपिटल के नाम से डाल दूंगा, राइट। क्योंकि अनेबल वाले केस में तो अनेबल का मतलब क्या होता है कि जब नया पार्टनर पीएफजी के अमाउंट को लाने के लिए केबल नहीं होता, राइट। तो ये जो सी मैंने अभी करंट लिखवाया है, तो अगर आप करंट के नाम से डालते हो तो ये अमाउंट सीधा सीधा कहां जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में सी करंट के नाम से 20,000 रुपए लिख देना। और अगर कैपिटल के नाम से डालते हो तो सी का कैपिटल अकाउंट 20,000 से डेबिट हो रहा है, सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्या नाम लिया है मैंने? ए और बी। तो टू ए कैपिटल के नाम से सी में 5,000 आ जाएगा, टू बी कैपिटल के नाम से सी में 15,000 आ जाएगा, और ए और बी तो क्रेडिट होंगे ही होंगे। ए 5,000 से क्रेडिट होगा, बी 15,000 से क्रेडिट होगा बाय सी कैपिटल के नाम से, और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू ए के नाम से, टू बी के नाम से, और सी में ये दोनों के दोनों अमाउंट आ जाएंगे। लेकिन अगर करंट के नाम से डालते हो तो इतना जरूर याद रखना, ये सीधा सीधा अमाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। ये तो दोनों के दोनों कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से बाय सी करंट अकाउंट, राइट। तो मैं तो इतना समझाऊंगा, अगर फिक्स मेथड है ही नहीं तो इसे आप कैपिटल के नाम से डाल लेना, झंझट ही खत्म। ये सब बात ब्रेन में होनी चाहिए, राइट। इन्हीं बातों में ही आप लोग अटकते हो। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी होगी तो नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। अगेन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैंने कराए हुए हैं, याद रखना। अगर नए पार्टनर के द्वारा गुडविल लाई जा रही है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, तो इतना जरूर याद रखना, उस केस में अगर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है तो गुडविल ऑफ द फर्म की पहले मल्टीप्लाई कर लेना नए पार्टनर के शेयर से, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, फिर आपसे कहा जाता है कि जो भी शेयर ऑफ गुडविल है उसका इतना परसेंट ही विड्रॉ किया जा रहा है। तो जितना शेयर ऑफ गुडविल है उतने अमाउंट से तो एंट्री पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जितना अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है उतने अमाउंट से ही पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे और टू कैश करके नीचे लाइन आ जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अनेबल वाला केस आ गया। अनेबल वाले केस में मैंने आपसे अभी एक बात बोली, करंट अकाउंट के नाम से ही करना। अनेबल का मतलब क्या होता है? नया पार्टनर पीएफजी के अमाउंट को लाने के लिए कैपेबल है ही नहीं, तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन्हीं सब बातों में ही बच्चे ज्यादातर फंसते हैं, अटकते हैं, जिन बातों को भूल जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गुडविल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जरूर ब्रेन में बिठा के चलना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से ये दो अमाउंट माइनस कर देना, क्या आ जाएगी? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म के आने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देना किससे? नए पार्टनर के शेयर से। इतना जरूर याद रखना। एडमिशन चैप्टर में हिडन गुडविल ऑफ द फर्म जो आती है वो फर्म की आती है, लेकिन रिटायरमेंट चैप्टर में हिडन गुडविल सीधी पार्टनर की आती है। इसमें कहीं गलती मत कर देना कि जो हिडन गुडविल आएगी वो फर्म की आएगी एडमिशन में, उसकी मल्टीप्लाई करोगे नए पार्टनर के शेयर से, तब जाके नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आएगा। और हिडन गुडविल वाले केस में कभी भी ये मत सोच लेना कि हमेशा से जर्नल एंट्री पास करोगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिडन गुडविल वाले केस में कभी भी दिमाग में ये बात मत बिठा लेना कि ये तो अनेबल वाला ही केसेस है। क्वेश्चन को बड़ी समझदारी के साथ पढ़ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि नए पार्टनर के थ्रू तो भैया पीएफजी का अमाउंट लाया गया, लेकिन कितना लाया गया यू ना पता। उस केस में क्या होगा? ये हिडन गुडविल ऑफ द फर्म वाला केस माना जाएगा। तो हिडन गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बाद एंट्री पास करना कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लिखा हुआ है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को लाने के लिए केपेबल है ही नहीं, तब सीधी सी बात है अनेबल वाला केस है, सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कुछ नहीं लिखा गया कि वो पीएफजी को ला रहा है या पीएफजी को नहीं ला रहा, और क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, यानी कि गुडविल के बारे में जिक्र किया गया है लेकिन अमाउंट गिवन नहीं है और कोई लाइन मेंशन नहीं है कि नए पार्टनर्स के थ्रू पीएफजी लाई गई है या वो अनेबल है, तो उस केस में हमेशा से अनएबल वाला केस माना जाता है कि नया पार्टनर पीएफजी के अमाउंट को लाने के लिए केपेबल नहीं है। राइट? तो हिडन गुडविल ऑफ द फर्म को निकालने का तरीका जान गए। टोटल कैप ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल भी ओल्ड पार्टनर्स की कैसे आती है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के सम में से कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के सम को माइनस कर देना। जैसे कि मान लो एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है, तो एक्स की अगर एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है तो एक्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट लिखे हैं सबको सम कर देना, डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट लिखे हैं सबका सम कर देना, क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड के सम को माइनस कर देना, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी भाई। ऐसे ही वाई की एडजस्टेड कैपिटल आएगी। एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल के आने के बाद दोनों का सम कर देना और टोटल कैप ऑफ द फर्म में से माइनस कर देना और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देना। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। लेकिन एक और केस है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी का भी तो यूज किया जाता है, तो इसे भी भूल ना जाना। ये ही बच्चे भूलते हैं, अरे यार हिडन गुडविल का मैंने पहला केस तो दिमाग में बिठा लिया था, लेकिन ये एसेट्स लायबिलिटी वाला कैसे होता है? अरे यार मेरे मार्क्स 80 में से 70 की लाइन में आ रहे थे, लेकिन इस भूल जाने की वजह से 64, 65 पे आके अटक जाओगे। यही गलतियां होंगी कि भूल गए जी, ये हो गया वो हो गया, काश पड़ोसी से पूछ लेता। क्या पता पड़ोसी होशियारी ना हो, पड़ोसी से पूछोगे तो तब जब उसे आता होगा। किसी के ऊपर डिपेंड होके मत जाना, अपनी तैयारी टनाटन करके जाना। अभी 2 महीने पूरे के पूरे हैं, जनवरी और फैब 24 फैब से आपका एग्जाम शुरू होगा अकाउंट्स का, तो 24 फैब से पहले आपको पूरी की पूरी टनाटन अकाउंट्स की ही तैयारी करनी है। 3-4 दिन पहले से तो अकाउंट्स में ही लग जाना, उससे पहले तो बेशक आप दुनिया भर के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते चलना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ज्ञान 2 महीने पहले ही दे रहा हूं कि आप अलर्ट मोड पे आ जाओ। राइट? इसलिए भूल ना जाना। आई बात समझ में? तो अगर एसेट्स और लायबिलिटी वाला केस आता है तो उस केस में हिडन गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि एसेट्स और लायबिलिटी वाला अगर केस ना हो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल ही माइनस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल तो एज इट इज माइनस होती है। लेकिन अगर एसेट्स और लायबिलिटी वाला केस आएगा तो उस केस में नेट एसेट्स को माइनस कर देना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से, और नए पार्टनर की कैपिटल को तो माइनस करोगे राइट। इन सब बातों को जरूर याद रखना। अब WCR IFR के ट्रीटमेंट तो चेंज इन PSR के वन शॉट में मैंने समझाए हुए हैं, कैसे कैसे करते हैं याद रखना। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखा होता है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में इतनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह दिया कि यू तो एक्स लेके चला गया, अगर एक्स लेके चला गया तो एक्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि यार एक्स तो लेके क्यों जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस की लेके चल दिया तो क्यों भाई, और लेके जा रहा तो चल ले जा, उसने उतने पैसे को तो हम तेरी कैपिटल से काट लेंगे। भाई कैपिटल अकाउंट एक तरीके से पार्टनर की गुल्लक ही तो है, हमारी बिजनेस की एसेट्स को तू लेके जा रहा है तो तेरी गुल्लक में जो पैसा उसमें से हम निकालेंगे, गुल्लक घटेगी तो डेबिट, कैपिटल घटेगी तो डेबिट। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। एक्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट डाल देना तो बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। इन बातों को याद रखना है, ऐसा ना हो बैलेंस शीट में भी डाल दी और एक्स के कैपिटल को डेबिट भी कर दिया, ऐसा ना करना बच्चे। इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू 25,000 की हो गई, उसे एक्स लेके चला गया तो एक्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 25,000 आ जाएगा, बैलेंस शीट में ना आवे 25,000। आई बात समझ में। इन्वेस्टमेंट 20 से 25 की होगी, 5,000 से बढ़ गई, एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और IFR भी दे रखा है तो IFR का तो सीधा सीधा बांट देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है आप जानते हो, बड़ा आसान सा है। तो WCR का तो ट्रीटमेंट बच्चे अक्सर भूलते नहीं है, लेकिन चलो फिर भी रिकॉल करा देता हूं। अरे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है भाई, और उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम होता है भाई, उस क्लेम को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना मत भूल जाना। और उस क्लेम के अमाउंट को WCR से एडजस्ट करने के बाद अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कोई पैसा बचता है, जैसे WCR 6,000 है, क्लेम मांगा गया 10,000 का, तो जो 10,000 का क्लेम है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा ही जाएगा भाई। लेकिन रिजर्व तो 6,000 का था, क्लेम 10,000 मांग लिया तो 4,000 की तो कमी पड़ गई भाई। इस 4,000 की कमी को कहां से पूरा किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 4,000 ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर क्लेम 4,000 का ही मांगा गया है और WCR 6,000 का है, तो ये 4,000 का क्लेम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो जाएगा ही भाई, क्योंकि लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। WCR 6,000 है, क्लेम 4,000 का मांगा गया, 2,000 रुपए रह गए, तो जो 2,000 रुपए WCR के रह गए वो तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होंगे भाई, ओल्ड रेशियो में ही होंगे भाई। यहां तक की बात क्लियर है भाई। तो WCR का तो ट्रीटमेंट बहुत इजी टाइप का होता है, इस टॉपिक को बच्चे भूलते नहीं है। बच्चे भूलते क्या है फिर, बच्चे भूलते क्या है, बच्चे भूलते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उसके ट्रीटमेंट को। आपके सामने फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा Z एज न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, Z का शेयर इतना है और Z अपने साथ कैपिटल इतनी ला रहा है, गुडविल का अमाउंट इतना ला रहा है, तो सीधा सीधा कैपिटल के अमाउंट को बाय कैश के नाम से Z कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना, और जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल को ला रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के पार्टनर्स कैपिटल में डालना भाई, ओल्ड रेशियो में ना बांट देना। इस चीज को भी बच्चे भूल सकते हैं यार, PFG को ओल्ड रेशियो में बांटू या सैक्रिफाइसिंग में, हमेशा याद रखना PFG सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है भाई, ओल्ड में तो तब बढ़ती है जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होते, तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, तो उसे ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं मेरे भाई, समझ रहे मेरे भाई। अब मुद्दा क्या आएगा, बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यूड हो गई, मशीनरी की वैल्यू रीवैल्यूड हो गई, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग घट गई, मशीनरी घट गई, मशीनरी बढ़ गई, फर्नीचर पर टैप इतना लग गया वगैरह वगैरह। ये तो सर जी इन सब चीजों में तो हम ट्रेंड हैं, इन सब चीजों में तो हम ट्रेंड हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं हमें पता है। अटकते कहाँ हैं बच्चे, ऐसी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये तो अनेबल वाला केस है, बच्चे अटकते हैं ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन में।
Z एडमिट हो रहा है, Z के एडमिट होने के टाइम पे Z का शेयर है 1/6। डेटर पहले से ही गिवन है 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है 5,000 के। ऑल डेटर्स आर गुड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऑल डेटर्स आर गुड, हमेशा से याद रखना, जब ऑल डेटर्स आर गुड आएगा तो जो प्रोविजन का अमाउंट है वो सीधा सीधा अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देना। तो यहां तुम्हारे सामने जो बैलेंस शीट बनी होगी उस बैलेंस शीट में लिखा होगा डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर होंगे 50,000 के, प्रोविजन होगा 5,000 का, और यहां बाहर इंफॉर्मेशन होगी 45,000। इस 5,000 को रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देना भाई। और ये जो डेटर हैं 50,000 के, ये 50,000 के डेटर बैलेंस शीट में डालना भाई, ये मत डाल देना भाई, यही भूलते हो भाई। ये प्रोविजन कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में भाई, और डेटर 50,000 के बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे। और डेटर्स आर गुड का मतलब ये है कि जो हमने पहले से ही बैलेंस शीट में 45,000 के डेटर क्रिएट कर रखे हैं ना भैया, अब ना होने ये क्रिएट, अब तो डेटर वे 50,000 वाले क्रिएट होंगे। तो पहले 45,000 थे, अब 50,000 हो गए, तो 5,000 से इंक्रीज नहीं हो गए। अरे बैलेंस शीट में जाएगा भाई, एसेट बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है भाई। तो इसीलिए 5,000 हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे हैं भाई, समझ रहे हो भाई? आगे आ जाओ, इसी से रिलेवेंट एक और। अब यहां सर डेटर भी आ गया, प्रोविजन भी आ गया, 6,000 का बैड डेट भी आ गया। अब बताओ कैसे कैसे करोगे सर जी, अब बताओ कैसे कैसे करोगे? तो मेरी बातें सुनना, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोविजन क्रिएट हो गया 5% डाउटफुल डेटर का, राइट? आपके सामने ये इंफॉर्मेशन कैसे कैसे होगी? अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। आपके सामने बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा होगा डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डीडी। डेटर कितने के हैं भाई? और ये प्रोविजन है 8,000 का, यहां लिखा होगा 68,000। मेरी बात समझ गए? अब आपके सामने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, तो जो नए वाली बैलेंस शीट बनाओगे उस बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैसे कैसे लिखोगे? डेटर थे 76,000 के, माइनस करो बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये आ गया 70,000। इसका न्यू प्रोविजन फॉर डीडी कितना दे रखा है इन्होंने? 5%। 70,000 का 5% हो गया 3,500, ये आ गया 66,500, 66,500। तो पहले डेटर 68,000 के, अब 66,500 के हो गए। तो एसेट्स घटी, एसेट घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,500 आएगा भाई। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 1,500 आएगा भाई, और ये जो 66,500 है ये नई बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा मेरे भाई। इन सब बातों को भूल जाना, मैं भूलने ही नहीं दूंगा, तो भूलोगे कैसे? मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, इस बात को याद रखना। मैं आपको ज्ञान की बात दे सकता हूं, लेकिन फिर भी इन बातों को जरूर याद रखना कि जब भी अपने बोर्ड्स के पेपर देने जाओगे, पेपर देने से पहले फटाफट से ये जो भूल ना जाना वाली वीडियोस हैं इन्हें जरूर देख लेना, राइट? और मैक्स टू मैक्स शेयर जरूर कर देना। और जिसने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ला यार, नोटिफिकेशन यूं आएंगी। अब कुछ कुछ ऐसी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। आपके सामने लिखा होता है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक 5,000, यानी कि लाइबिलिटी 5,000 से हमारी घट रही है। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक का मतलब यह है कि जो भी हमारे लेनदार हैं उन लेनदारों से हमारी 5,000 की लाइबिलिटी घट गई। लाइबिलिटी घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं, राइट? बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, ये तो आप जानते ही जानते हो। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमेशा से याद रखना, अगर एसेट्स अनरिकॉर्डेड होती है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर क्रिएट हो जाए तो वो हमेशा से एसेट्स को बढ़ाती है, एसेट बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड के केस में सीधा सीधा सा रट लो, अगर ये ओवर वैल्यूड लिख रहा है तो स्टॉक को मान लो कि स्टॉक
डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 4000 लिख देना। इस ओवर वैल्यूड का मतलब सीधा सा ये होता है कि स्टॉक पहले से ही जो आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आपके सामने स्टॉक मान लो 90,000 लिखा हुआ है, ये पहले से ही 4000 ज्यादा है, तो अब नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 86,000। आपके सामने नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 86,000। तो साफ साफ एसेट्स घटी, एसेट घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये आ जाए कि स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 4000, यहीं अगर ये आ जाए कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है 4000 से, और यहां स्टॉक की वैल्यू नई वैल्यू दे दी कितनी, मान लो 1 लाख, और ये कह रहे हैं कि ये 4000 से घट गया, तो यार ये 4000 से कम है, यानी कि ये 4000 लिखे गए हैं, तो नई बैलेंस शीट में अब स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 1,04,000, और 4000 से एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो इसी टाइप की एडिशनल इंफॉर्मेशन भाई आप आके अटकते हो, तो इन सब बातों को जरूर याद रखना। और अगला केस आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले केस पे भी आ जाना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले केस समझाता हूं तुम्हें बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले केसेस पे भी पहली बात तो कुछ वर्बली बातें बोल देता हूं, उसके बाद इस वाले छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसे ये मैंने ऑलरेडी वन शॉट में समझाए हुए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं, भूल ना जाना। भूल ना जाना का मतलब क्या है कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले केस को तभी जज कर सकते हो जब आपके सामने ऐसी ऐसी लाइंस मेंशन हो। कौन सी लाइन मेंशन हो? दिखाता हूं दिखाता हूं दिखाता हूं दिखाता हूं। ये वाला केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सीधी सीधी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, दीपिका राजश्री अंशु का न्यू रेशो इतना है, अंशु कैपिटल इतने लेके आ रही है, अंशुल गुडविल का अमाउंट लाने के लिए कैपेबल नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने अपने एडमिशन के वन शॉट में भी कराए हुए हैं और पार्ट वाइज एडमिशन में भी कराए हुए हैं, याद रखना, राइट। और आपसे कह देगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, तो इस क्वेश्चन को मैंने जिस वीडियो में करा रखा उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना एडमिशन की, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा, दुनिया भर का। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन मेंशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पहचान है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। क्या पहचान है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, श्री इतना 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 ला रही है, हाफ ऑफ द गुडविल। गुडविल का आधा विड्रॉ किया जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेना। विड्रॉ, आधे विड्रॉ के केस में क्या करते हैं? जय इन्वेस्टमेंट को लेके चला गया, चा माइला, जय के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 18,000 आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बच्चे भूल ना जाना, बच्चे इन सब बातों को याद रखना है। ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पता ये एडजस्ट, हाँ, बाय ब्रिंगिंग। जब जब ये लाइन लिखी हो आप तुरंत समझ जाना कि यही पहचान होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सीधा सा मतलब ये होता है, आप ऑलरेडी जानते हो कि पार्टनर्स की, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो भी कैपिटल है उसकी कैपिटल तो है, लेकिन उन्होंने नए पार्टनर से ये कहा कि भाई तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगा, तेरी कैपिटल इतनी होगी। अब यार उसका तुमने डिसाइड करा, उसकी तुमने कैपिटल डिसाइड करी, तो उसकी कैपिटल के बेसिस पे अपनी कैपिटल को भी तो करो। एक्स और वाई प्रॉफिट को इक्वल बांटा करते थे, मान लो 5 लाख 5 लाख, गलत बोल गया। एक्स और वाई की मान लो एडजस्टेड कैपिटल आती है 5 लाख 5 लाख, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था। जेड को एडमिट कर रहे हो, जेड को शेयर दे रहे हो 1/5 का, और जेड से कैपिटल मंगवा रहे हो कितनी? 5 लाख रुपए की ही। तो अगर जेड से 5 लाख की कैपिटल मंगवाते हो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो 5 लाख इंटू 5/1 25 लाख बनती है भाई। अब 25 लाख में से जेड की कैपिटल 5 लाख है, तो 20 लाख तो एक्स और वाई की बनती है भाई। तो एक्स और वाई की तो ओल्ड कैपिटल 5 लाख ही है, लेकिन उनकी बन रही है 10 लाख। तो एक्स और वाई को दोनों को ही 5 लाख रुपए देने होंगे भाई। तो ये वही लाइन है, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉ, राइट। तो ये पहचान है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, याद रखना। और जब जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए, क्या? कि कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर गिवन है। अगर कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर गिवन होगी तो सीधी सी बात है, टोटल कैप ऑफ द फर्म निकालना बहुत आसान है, क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की मल्टीप्लाई ही तो करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकलेंगे भाई, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे तो निकाल लेना भाई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आंसर आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से आता है, और एज इट इज नई बैलेंस लायबिलिटी साइड में भी आ जाता है। फिर
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, डेबिट साइड का बैलेंस आएगा तो टू कैश के नाम से, क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा तो बाय कैश के नाम से, राइट। और इनके कैश के बैलेंस जो भी आते हैं इन्हें फर्दर कैश अकाउंट बना लेना भाई, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक। तो वर्किंग नोट में कैश अकाउंट जरूर बनाना, इतना याद रखना। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी आता है। आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों बैलेंस दे रखे हैं। तो आप अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैश इन हैंड वाला अमाउंट टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, और कैश एट बैंक वाला अमाउंट कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से आ जाएगा। उसके बाद जितना भी नए पार्टनर के थ्रू कैपिटल आई गई है, प्रीमियम फॉर गुडविल आई गई है, दोनों के दोनों अमाउंट को कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना। अगर कोई पीएफजी का अमाउंट विड्रॉ किया गया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, तो जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया गया है कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देना बाय ओल्ड पार्टनर्स के नाम से। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जब आपने ट्रीटमेंट करा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में मान लो एक्स का बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो आपने टू कैश के नाम से लिख दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जो बैलेंस टू कैश के नाम से आया वो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेजर से लेजर पोस्टिंग हमेशा क्रॉस होती है, याद रखना, राइट। और अगर वाई का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया है तो वो बैलेंस कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से आ जाए तो करंट अकाउंट से आ जाए तो बहुत आसान है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो टू कैश के नाम से मत लिख देना, या बाय कैश के नाम से मत लिख देना, वो टू करंट के नाम से आएंगे। मान लो एक्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो वो टू एक्स करंट के नाम से आएगा। एक्स करंट अकाउंट वाला बैलेंस सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की उल्टी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या, जहां बैलेंस डेबिट साइड वाली, जहां बैलेंस आया टू एक्स करंट के नाम से, तो बैलेंस शीट की भी उल्टी साइड लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी, लायबिलिटी, तो सीधा सीधा बैलेंस उतार देना एक्स करंट के नाम से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और यही बैलेंस अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है तो इस बैलेंस को सीधा सीधा बैलेंस शीट की एसेट साइड में उतार देना। एसेट साइड में उतारने का भी रीजन क्या है कि एक्स की वाई को इतना इतना पैसा लाना था, अगर वाई के कैपिटल अकाउंट की बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, कभी कभी जल्दबाजी में बोलते हुए हल्की फुल्की सी एक्स या वाई दो बार बोल दूं तो तुम्हें पता ही है भाई जल्दबाजी में बोल रहा हूं। तो वाई कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कोई अगर बैलेंस आ रहा है तो उस बैलेंस को कहां डालोगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में वाई करंट के नाम से, और अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो वो टू एक्स करंट के नाम से आ जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्यों आता है, क्योंकि अगर एक्स का बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो एक्स तो लेनदार है भाई, एक्स का पैसा पहले से ही पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा है तो एक्स तो अपना पैसा निकालेगा। अगर एक्स पैसा निकालेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि उसको पैसा दो, तो एक्स बिजनेस के लिए क्रेडिटर माना जाएगा। जेड का पैसा बनता था, जेड अपना पैसा नहीं लेके आया तो जेड को तो पैसा लाना था, तो जेड को पैसा लाना था तो जेड बिजनेस के लिए डेटर माना जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही दूसरा केस आ जाए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जहां कैपिटल इवन ही नहीं है, तो उस केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आती है, तो क्वेश्चन को बड़ी समझदारी के साथ पढ़ लेना। क्या आपके सामने अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि Z का शेयर 1/5 है और Z का जो भी शेयर 1/5 है वो 1/5 किसका है, X और Y की एडजस्टेड कैपिटल के समेशन का, X और Y की एडजस्टेड कैपिटल के समेशन का। तो उस केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आएगी, X और Y की सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल का ही सम कर देना और जो अमाउंट आएगा उससे Z के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, Z का शेयर आ जाएगा। और उस केस में भी अगर ये लाइन मेंशन होगी तो अगेन एक्स और वाई की भी न्यू कैपिटल निकालो गई। न्यू कैपिटल निकालने के बाद वही ट्रीटमेंट करेंगे जो मैंने आपके सामने अभी अभी बोला है। इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूं, वन शॉट में भी और सेपरेटली वीडियो में भी, दोनों ही वीडियोस में देख लेना, जिस वीडियो में देखना चाहो उसमें देख लेना, राइट। अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो दूसरा केस होता है, दूसरे केस में यही बात होती है कि क्या कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर गिवन नहीं होती, और जब ये लाइन मेंशन ना हो, जो मैंने अभी अभी बोली कि भाई Z का शेयर 1/5 है और वो 1/5 भी क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का सम, तभी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का सम करेंगे, वही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मानी जाएगी। अगर ये लाइन मेंशन नहीं है तो उस केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आती है, X यानी ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल का सम इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग बच्चे यही गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि जो नए पार्टनर का जो शेयर हो, Z का शेयर 1/5 है, इसी का ही 5/1 कर दो ना, ना बाबू ना,
एडजस्टेड कैपिटल के सम की मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग पार्टनर, सॉरी जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसके रेसिप्रोकल से। z का शेयर 1/5 था, सो रिमेनिंग कितना आएगा 1 - 1/5, 4/5, 4/5 का उल्टा 5/4। तो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के सम की मल्टीप्लाई कर देना 5/4 से, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की मल्टीप्लाई कर देना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो न्यू कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद वही ट्रीटमेंट करेंगे जो भाई ने अभी बोला, राइट। ध्यान से देखना, ये भी एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कल्पना कनिका वाला, ठीक है जी। ये आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये भी अपने आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सब जानते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सिस, चलो जी बड़ी बिंदास एडजस्टमेंट आ गई। ये 400 रुपए ज्यादा पाया गया, पहले प्रोविजन देखो कितना है 1000, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि कहा गया वॉज फाउंडेड इन एक्सिस बाय 400, ये पहले से ही 400 रुपए ज्यादा पाया गया है। तो ये प्रोविजन अगर 1000 है तो ये पहले से ही 400 ज्यादा है, तो अब प्रोविजन कितना हो गया 600 रुपए का। तो यानी कि लायबिलिटी 400 से घट गई, लायबिलिटी घटती है तो कहां जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 400 चले जाएंगे, और नई बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस 35,000 में से वो 600 प्रोविजन का अमाउंट माइनस कर देना, राइट। ये हमारे क्रेडिटर्स हमें 1200 रुपए नहीं करने, लायबिलिटी घट गई। अब क्या कह रहे हैं, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। करुणा कितने कितने कैपिटल लाई है अब ये देखते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ, नहीं लिखी हुई, राइट। अब क्या कह रहे हैं, एक्सेस और शॉर्टफॉल, ये वर्ड आ गई, ये वर्ड पहचान है क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस की। एक बार मुझे क्वेश्चन दोबारा घुमाने तो, करुणा की कैपिटल तो है, मैंने यही देखा यार, लाइन तो मेंशन कर रखी है, लेकिन करुणा की ही कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो करुणा की कैपिटल कितनी है 60,000 रुपए, तो यहां नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आएगा 60,000 इंटू 4/1, 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर देना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो भी कैलकुलेट करोगे। एक बार दोबारा रिकॉल कर लूं, कहीं टोटल कैप कहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं, तो न्यू रेशो आ जाएंगे। न्यू रेशो के आने के बाद वही न्यू कैपिटल आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल देना, और जो एडजस्टमेंट करोगे वो करंट अकाउंट के नाम से की जाएगी, राइट। आन और शान में आ जाओ जी, आन और शान में भी यही कह रहे हैं कि मोहन एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ में, मोहन इज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल्स टू 1/4। आ गई भाई, वाह, जो सानू बोलने था उससे ओदा बात आ जाता है। 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां क्या कह रहे हैं, आन और शान की एडजस्टेड कैपिटल का सम ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कहलाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर देना 1/4 से। यहां टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को निकालने के लिए आन और शान की एडजस्टेड कैपिटल के सम की मल्टीप्लाई मत कर देना रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर से, राइट। चलें अब यहां ये चेक करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या वो लाइन मेंशन है कि भाई ब्रिंगिंग विड्रॉ या एक्सिस या फिर वगैरह वगैरह, जो मैंने जो लाइन आपको अभी समझाई है ना, ये एक्सिस या शॉर्टफॉल या ये ब्रिंगिंग विड्रॉ वाली जो बातें थी जो मैंने अभी बोली हैं, तो क्या उस वाले क्वेश्चन में भी वो सब बातें हैं, ये देखते हैं। आन और शान में नहीं है, तो भाई रियलिटी है ये वाला क्वेश्चन क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। आन और शान की एडजस्टेड कैपिटल का सम करा, राइट, और उसकी जो ये मोहन था शायद इसमें, हाँ मोहन ही था, तो मोहन का 1/4 शेयर था, मोहन का शेयर इतना इतना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई ये जो अमाउंट आया ये सीधा सीधा मोहन के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश के नाम से आ जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का जो बैलेंस निकल के आएगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा, और उसी बैलेंस को नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल देना और बैलेंस शीट को क्लोज कर देना, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं इन बातों को भूलना जाना, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए सफर के साथ, एक इसी सीरीज के एक और नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिन टॉपिक्स को आप भूल ना जाना क्योंकि मैं भूलने नहीं दूं, right? Thanks for watching and keep watching. Bye bye.